जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज नीरज कुमार। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत ग्रामर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बिहार बोर्ड 10th की एग्जामिनेशन में संस्कृत ग्रामर से जो सवाल पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग शब्द रूप, धातु रूप, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक और विभक्ति तथा सूत्र व्याख्या, इन सभी टॉपिक पर लगभग 20 से 25 या 30 प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, जो भी एग्जामिनेशन अभी बीता है 10th का, उसमें अगर देखा जाए तो मेरे द्वारा बनाए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न जो है आ रहे हैं। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ एक और वीडियो, जो संस्कृत ग्रामर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 50% जो प्रश्न होता है वो संस्कृत ग्रामर से होता है। तो इन प्रश्नों के बारे में आज हम लोग जो है इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें तथा जो भी प्रश्न मैं बतलाऊं उसको आप लोग ध्यान से समझें। तो आज वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार मैं कहना चाहता हूं कि अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक से। यहाँ पे देख सकते हैं शब्द रूप। तो शब्द रूप से कुछ प्रश्न लिया गया है, इसको पहले हम लोग देखते हैं कि शब्द रूप से कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लताय ये कौन सी विभक्ति है। तो लता शब्द रूप का जो लताय शब्द है वो कौन सी विभक्ति में आता है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी या सप्तमी। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ये लताय जो है यह चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लताय जो है यह चतुर्थी विभक्ति का यह शब्द रूप है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गवि किस विभक्ति का रूप है? गवि, तो गवि जो है वह सप्तमी विभक्ति का रूप है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है, सो वीडियो थोड़ा सा जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। बोला कि नदी शब्द रूप के तृतीय विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है? तो नदी शब्द रूप के तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नधा। ये जो है नदी शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल का नाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मोहन व्याघ्रात बिभेति, इस वाक्य में यहाँ जो दिया है व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? तो ये व्याघ्रात जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो व्याघ्रात शब्द में जो है पंचमी विभक्ति हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमी विभक्ति। ठीक है, व्याघ्रात। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है साधव, साधो, साधव, साधुसु। तो बोला साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधव। साधव जो होगा ये साधु शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? गुरु नाम, तो नाम जो शब्द आता है लास्ट में, तो यह कौन सी विभक्ति होता है? तो नाम जो शब्द आता है इसे गुरु नाम, बाल का नाम, तो यह षष्ठी विभक्ति आता है। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई शब्द का मूल रूप क्या है? यानी कि मई जो शब्द आता है उसका मूल रूप क्या है? तो यह अस्मत् शब्द रूप में आता है, यानी कि अहम, अवाम, व्यम, इसी में जो आता है मई शब्द रूप आता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फिर से आ गया षष्ठी विभक्ति का। बोल रहा है कि पति नाम किस विभक्ति का रूप है। तो पति नाम जो है जैसे बाल का नाम वैसे ही पति नाम ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बालक शब्द रूप का षष्ठी और बहुवचन, ठीक है, षष्ठी और बहुवचन जो होगा इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन नाम होता है जैसे बाल का नाम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लताय किस विभक्ति का रूप है। तो लताय जो लता शब्द का है तो यह किस विभक्ति का रूप है। तो लताय जो है वो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था। लताय जो है चतुर्थी विभक्ति का एक शब्द रूप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युष्मत् शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन कौन सा होगा। युष्मत् शब्द का युष्मत् जो होता है त्वम युवाम व्ययम होता है और कह रहा है कि युष्मत् शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन तो त्वम ही होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वम। उसके बाद होता है युवाम और यूयम। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देवे पद के कौन सी विभक्ति है। देवे पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, देवय पद में कौन सी विभक्ति है। तो देवय पद में जो होती है वो तृतीय विभक्ति होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय विभक्ति। इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में 10th की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सह किस शब्द का रूप है। तो सह जो है वो किस शब्द का रूप है। तो सह तत् शब्द का रूप है, यानी कि सह होता है एक वचन द्विवचन तौ और बहुवचन ते। सह तौ ते किस शब्द का रूप है। तो यह तत् शब्द का रूप है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजन शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन कौन सा होगा। राजन शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन कौन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि साधुना किस विभक्ति का रूप है। साधुना जो है किस विभक्ति का रूप है। तो साधुना जो है वो तृतीय विभक्ति का रूप है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, फिर बोल रहा है मुनिना किस शब्द रूप का किस विभक्ति का रूप है। मुनिना जो है वो किस विभक्ति का रूप है। तो मुनिना भी जो है तृतीय विभक्ति, जिस तरह से साधुना उसी तरह से मुनिना तृतीय विभक्ति का यह भी रूप है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा। बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति और एक वचन क्या होगा। तो बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन जो होता है वो होता है बालके, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रागी किस विभक्ति का रूप है। रागी किस विभक्ति का रूप है। तो रागी जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अस्मत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति कौन सा है। अस्मत् सर्वनाम जो होता है उसकी षष्ठी विभक्ति कौन सी होती है। तो अस्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति जो होती है अस्माकम होती है। अस्माकम मतलब हमारा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है पितु। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लता शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा। लता शब्द रूप के तृतीय विभक्ति और बहुवचन जो होता है वो होता है लताभि, लतया, लताभ्याम और लताभि। तृतीय विभक्ति और बहुवचन तो लताभि होता है द्विवचन लताभ्याम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला सवाल कि नदी शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन क्या होगा। तो ये हो जाएगा नदीसु। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पादेन खंज गोपाला में पादेन में जो विभक्ति है कौन सी विभक्ति है। तो पादेन में जो होता है वो कौन सी विभक्ति होता है। तो पादेन में जो होती है तृतीय विभक्ति होती है। जिस तरह से बालकेन उसी तरह से पादेन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है
कि मोहन व्याघ्रात विभेति, यहाँ पर व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है, तो मोहन बाघ से डरता है, तो ये व्याघ्रात में जो होती है पंचमी विभक्ति होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। अगला सवाल पे आते हैं कि रामेण सह लक्ष्मण वनम गतवान, रामेण में कौन सी विभक्ति है, तो बालकेन जिस तरह से होता है उसी तरह से रामेण होता है, तो रामेण में जो होती है तृतीय विभक्ति होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट, अक्षणा कान या अक्षणा में कौन सी विभक्ति है, अक्षणा शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अक्षणा शब्द में तृतीय विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बालका कंदुकम क्रीडंती, इस वाक्य में कंदुक शब्द की कौन सी विभक्ति है, बालका कंदुकम क्रीडंती, तो बालक जो है गेंद से खेलता है, इसमें कंदुक शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंदुकम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है कि तद या तत् शब्द पुरुष के चतुर्थी विभक्ति एक वचन। देखिए तत् जो होता है स्त्रीलिंग भी होता है और एक पुल्लिंग भी होता है, तो प्रथमा विभक्ति और इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन कौन सा होगा, तो तत् शब्द के जो पुल्लिंग शब्द होता है रूप होता है उसमें ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन इस शब्द रूप से अगला लास्ट क्वेश्चन जो है सर्वकार छात्रेभ्य द्विचक्रिका ददाति, यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है जैसे कि यहाँ पर दिया है छात्रेभ्य में कौन सी विभक्ति होगा, तो छात्रेभ्य में जो होगा विभक्ति होगा चतुर्थी विभक्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अब चर्चा करेंगे धातु रूप के बारे में। तो धातु रूप में हम लोग देखते हैं, तो शब्द रूप अभी हमारा समाप्त हुआ, अब हम लोग धातु रूप में क्रिया रूप में चलते हैं। तो धातु रूप का यह पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि गच्छ किस धातु का रूप है, तो गच्छ जो होता है वो किस धातु का रूप है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंपल सा गम धातु का, तो गच्छ जो है वो गम धातु का रूप है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि शोभते किस लकार का रूप है, शोभते किस लकार का रूप है, तो शोभते जो है वो लट लकार का रूप है, लट लकार मतलब वर्तमान काल का यह रूप है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि पा धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होगा, पा धातु का बोला लोट लकार होना चाहिए, मध्यम पुरुष और एक वचन का कौन सा रूप हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीव हो जाएगा, पा मतलब पीना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है कि द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है, द्रक्ष्यति जो है वो किस लकार का रूप है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लीट लकार, तो द्रक्ष्यति जो होता है वो लीट लकार का रूप होता है, यानी कि भविष्यत काल का रूप होता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है कि भवामी किस धातु का रूप है, तो भवामी किस धातु का रूप है, भू धातु का, भाव धातु का, भव धातु का या भी धातु का, तो भवामी जो है यह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवामी जो है भू धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया कर रहा है कि पठेयु किस लकार का है, तो पठेत, पठेताम, पठेयु ये जो है हमारा विधिलिंग से आ जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधिलिंग के साथ चला जाएगा। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि तिष्ठामी किस लकार का रूप है, तिष्ठामी, ठीक है, तो तिष्ठामी जो है किस लकार का रूप है, तो तिष्ठामी जो होता है वो लट लकार यानी कि वर्तमान काल का रूप है, जैसे कि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, तो गच्छामी जिस तरह से होता है उसी तरह से तिष्ठामी जो होगा मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल पे आते बोला है कि अस धातु लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, कौन सी धातु, तो अस धातु का लंग लकार और प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है, तो लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, तो भूतकाल का कौन सा रूप हो जाएगा अस धातु का, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आसन, ऑप्शन नंबर डी के साथ फिलहाल हम लोग चलते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन करें कि कुरु में कौन सा लकार होता है। कुरु जो शब्द है, शब्द रूप है, उसमें कौन सा लकार है। लीट होगा, लोट होगा, लंग होगा या लूट होगा। तो कुरु जो शब्द होता है, इसमें जो लकार होता है वो लकार होता है लोट लकार, यानी कि अनुज्ञा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया कह रहा है कि पा धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। पा धातु का जो है लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष और द्विवचन में कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर फिलहाल चल जाता है सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य धातु में लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन। तो लोट लकार में तू आता है लास्ट में, जैसे गच्छतु गच्छता गच्छन्तु या पठतु पठताम पठन्तु। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा लास्ट में तू आना चाहिए। सो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है आंसर दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का कह रहा है। तो एक वचन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हंती, हंत, हनंती। एक वचन कह रहा है तो हंती हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, पा धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन कौन सा होगा। तो पा धातु के लंग लकार यानी कि भूतकाल मध्यम पुरुष और बहुवचन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पा धातु में पहले लंग लकार की अगर बात होती है तो लंग लकार में अ पहले आ जाता है। तो इसमें से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा। इस तरह से देखते हैं 45 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपिवत जो है ये पा धातु के लंग लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। बोला है कि पठ धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा। पठ धातु का लट लकार यानी कि वर्तमान काल प्रथम पुरुष और एक वचन तो पठती हो जाएगा। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, पठती। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे अगला क्वेश्चन है कि गम धातु के लंग लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा। तो गम धातु के लंग लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो जाता है, अगच्छत हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दा धातु के विधिलिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन। तो दा धातु के विधिलिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा होगा। इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दधाम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि क्री धातु के विधिलिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा होगा। क्री धातु के विधिलिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन कौन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्याम। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कह रहा है कि अकरोत किस लकार का रूप है। अकरोत अ लग गया तो समझिए कि वह लंग लकार है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंग लकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पठानी किस लकार का रूप है। तो पठानी जो होता है वो किस लकार का रूप होता है। तो पठानी जो होता है वो लोट लकार का रूप होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है कि भवंतु किस धातु का रूप है। भवंतु किस धातु का रूप है। तो 50 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू धातु का जो रूप है वो है भवंतु। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन शुरुआत होता है, यहाँ से हम संधि पे चर्चा करेंगे। संधि जो होता है हमारे एग्जामिनेशन में संधि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत सिंपल सा बहुत आसान सा सवाल होता है संधि से। तो अब हम चलते हैं संधि के बारे में। तो 51वां नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 51वां नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर आप लोग गौर से समझेंगे। तो कह रहा है कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्मलम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ मलम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि नरकस्य दम का संधि विच्छेद क्या हो गया। नरकस्य एदम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नरकस्य एदम का संधि विच्छेद हो जाएगा नरकस्य जोड़ ईदम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल बहुत बढ़िया कि ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ई और अ को जब मिलाया जाता है तो नया वर्ण कौन सा बनता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, य के साथ चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के योग पे कौन सा वर्ण बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को जब आपस में मिलाते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कि अ और आ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। अ और आ को जब जोड़ा जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा, तो अ और आ के योग से जो है भी आ शब्द बनेगा। अगला सवाल बोला कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सा सवाल, जो संधि होता है वो 3 प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नायक कौन सा संधि है। नायक में अगर देखा जाए तो नायक जो होता है वो कौन सा संधि होता है, तो नय जोड़ अक, नय जोड़ अक जो होगा यह नय, ये जो हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहिष्कार कौन सा संधि है। बहिष्कार तो बहि जोड़ अकार, बहि जोड़ कार, यह कौन सा संधि है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, विसर्ग संधि, यानी कि वही जोड़ कार, यह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मनः जोड़ रथ का संधि क्या होगा। अगर मनः और रथ को जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मनोरथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं आगे। यदि जोड़ अपि किस संधि का उदाहरण है। यदि, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये यदि जो है यहाँ पे ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है और अ आ रहा है, तो ये भी स्वर वर्ण है और अ भी स्वर वर्ण है। ई और अ दोनों स्वर वर्ण है, सो यह संधि कहलाएगा स्वर संधि। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चलता है। अगला सवाल बहुत बढ़िया बोल रहा है कि पुस्तक धन आलय, पुस्तक और आलय कौन सा संधि बनेगा। पुस्तक और आलय से कौन सा शब्द बनेगा, तो पुस्तक धन आलय जो हो जाएगा वो पुस्तकालय हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगला सवाल बोला है कि ने प्लस अनम के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो ने जोड़ अनम के योग से कौन सा शब्द बनेगा, नयनम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल, एकह जोड़ अपि का संधि होगा। एकह और अपि को जब जोड़ा जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा, तो एकह धन अपि क्या बनेगा, एकोपी। इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि महर्षि में किन किन वर्णों का संधि हुआ है। तो महर्षि का जो होता है महा जोड़ ऋषि, यानी कि इसमें आ और री का मिलन हो रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के जाएगा। महा मतलब कि आ, ऋषि मतलब कि री से शुरुआत होता है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, अनाहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अनाहार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनाहार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्न जोड़ आहार। यहाँ पे न के साथ देखेंगे आप लोग, न के साथ एक हलंत लगा हुआ है। इस न के साथ हलंत लगा हुआ, न का हलंत का मतलब होता है कि आधा न, तो अन्न जोड़ आहार जो होता है अनाहार का संधि विच्छेद माना जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, बोल रहा है कि अल्पायु का संधि विच्छेद क्या होगा। अल्प जोड़ आयु, अल्पायु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अल्प धन आयु। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर फिलहाल जाएगा बी के साथ। निह जोड़ अर्थक को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा निरर्थक। नेक्स्ट, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ सारह, यानी कि सम म में हलंत होगा और सारह। ठीक है। अगला सवाल, कि पावक में कौन सी संधि है। पावक में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तो प जोड़ अक जो होता है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीन कौन सी संधि है। भीन कौन सी संधि है, तो प्रश्न संख्या 70 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भीन जो है वो व्यंजन संधि की
उदाहरण है। अब देखते हैं आगे हम लोग यहाँ से 71 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग को वैसे प्रश्न आएंगे जो हमारे उपसर्ग में से संबंधित है। उपसर्ग यानी कि वैसे शब्द जो किसी वैसा पद जो किसी शब्द के पहले रख करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस टॉपिक से जो है हमारा यह पहला प्रश्न हो जाएगा। बोला कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निवेदनम शब्द में नि उपसर्ग होता है। नेक्स्ट, किस शब्द में परा उपसर्ग लगा है। परा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परा, यह उपसर्ग जो है किसके साथ लगा है। तो सिंपल सा सवाल, यहाँ पे परा शब्द जो होता है पराकाष्ठा में लगा हुआ है। चूँकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे परिणाम देखेंगे, प्रारूपम देखेंगे या प्रभाव में देखेंगे तो इसमें परा नहीं लगा है, जबकि परा जो है किस में लगा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ लगा है, पराकाष्ठा। अगला सवाल कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभी धन ज्ञान, अभिज्ञान शब्द में कौन सा शब्द लगा है, कौन सा पद लगा है, उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए अभी लगा हुआ है। अगला सवाल बोला कि अति उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनेगा। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अति उपसर्ग से हमारा बन जाएगा शब्द ऑप्शन नंबर बी अत्यंत। अति जोड़ अंत क्या बन जाएगा, अति जोड़ अंत अत्यंत बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि आ उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बनेगा। आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ से आहार है, आ से आचरण है और आ से आश्रम है। जबकि यहाँ पे अभियान की बात होती है तो वह अ से होता है। तो आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का जो है आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभियान। आगे चर्चा करते हैं। अगला सवाल, दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। दूर तो दूर जोड़ आचार, ठीक है, दूर जोड़ जन और दुष्ट। तो बोला है कि दूर शब्द से कौन सा उपसर्ग नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दुष्ट। अगला सवाल पे आते हैं। बोला है कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अनु उपसर्ग जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अनु लिखा हुआ है। अनु में ये छोटा उ की मात्रा है। तो इससे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सम उपसर्ग से हमारा बनेगा, सम उपसर्ग से तो बनेगा संहार, सम जोड़ हार यानी कि संहार। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। सिंपल से यहाँ पे देख रहे हैं उपजोड़ कार, कार देखिए उपकार जो शब्द है वो उप उपसर्ग से बनेगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रकाश बनेगा। आगे देखते हैं। उपसर्ग इस तरह से हमारा समाप्त होता है। तो हमारा अगला जो टॉपिक होता है वो होता है प्रत्यय से। प्रत्यय वैसे पद को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन प्रत्यय से कि आगत्य शब्द से कौन सा, आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आगत्य शब्द जो होता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है। तो आगत्य शब्द में यानी कि जिस शब्द के अंत में त्य लगा होता है उसमें लेप प्रत्यय होता है। अगला सवाल बहुत बढ़िया कि पठनम कौन से प्रत्यय है। पठनम शब्द में कौन से प्रत्यय है। तो नम शब्द लगा होता है। तो पठनम शब्द में जो होता है प्रत्यय कौन होता है। तो पठनम शब्द में ल्यूट प्रत्यय होता है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं।
कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। किशोरी शब्द जो है, किशोरी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, तो किशोरी शब्द में स्त्री प्रत्यय हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। मूर्खा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, तो मूर्खा शब्द में जो स्त्री प्रत्यय होता है वो टाप स्त्री प्रत्यय होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल कि भू प्लस सत में कौन सा शब्द बनेगा। भू प्लस सत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवत शब्द बनेगा भू प्लस सत से। आगे देखते हैं, अगला सवाल कर रहा है कि राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो राजन प्लस डीप से जो है शब्द बनेगा वो हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रागी शब्द बनेगा, रागी। आगे देखते हैं, मनुष्य प्लस त्व में कौन सा शब्द बनेगा। मनुष्य प्लस त्व से क्या सा शब्द बनेगा, तो मनुष्य प्लस त्व से शब्द बनेगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, मनुष्यत्वम। अगला, पृच्छ प्लस अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पृच्छ प्लस अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पृष्ठवा शब्द बनेगा, यानी कि अक्तवा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर इसी तरह का सेम क्वेश्चन कि गत्वा शब्द से कौन सा प्रत्यय बने। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो गत्वा यानी कि त्वा शब्द लगा है उसमें अक्तवा प्रत्यय है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कि गच्छन्तः शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गच्छन्तम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गच्छन्तन शब्द में जो होता है वो सत्री प्रत्यय होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, गच्छन्तम शब्द में जो है सत्री प्रत्यय होता है। आगे देखते हैं कि पठितवान में कौन सी कृत प्रत्यय होता है। पठितवान शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय होता है, तो पठितवान जहाँ भी हो तो उसमें अक्तवतु प्रत्यय होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है, तो भगवान शब्द में जो होता है मतुल तद्धित प्रत्यय होता है। अगला सवाल बोल रहा है कि भू प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो अनियर जो होता है वो भवनियम बनेगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल बोला है कि गति में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो गति शब्द में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, अक्तीन प्रत्यय होता है गति में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोला है कि पठ प्लस अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ प्लस अक्तवा से हमारा शब्द बनेगा पठित्वा। सो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे चलते हैं, विष्णु प्लस अण से कौन सा शब्द बनेगा। विष्णु धन अण से कौन सा शब्द बनेगा, तो विष्णु धन अण से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा वैष्णव। आगे देखिए, सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय है। सुंदरतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सुंदरतम शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है तम प्रत्यय। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए, तुमुन प्रत्यय बोला कि क्री प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, तो तुमुन जो प्रत्यय होता है उसमें तुम शब्द बनता है, जैसे कि क्रे तुम, कर तुम, करती तुम या क्रीड तुम। तो क्री मतलब क्या होता है, और तुमुन प्रत्यय यानी कि क्री में तुमुन प्रत्यय को जब जोड़ा जाता है तो शब्द बन जाएगा हमारा करतुम। क्री मतलब होता है करना और तुमुन प्रत्यय तो करतुम हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कि गमनियम में कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तो गमनियम में जो होता है वो होता है अनियर प्रत्यय। गमनियम में अनियर प्रत्यय हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि मयूर शब्द से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा। मयूर शब्द के कौन सा स्त्रीलिंग, तो मयूर शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो हो जाता है मयूरी। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि राजन शब्द के कौन सा स्त्रीलिंग रूप होगा, तो राजन शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो कौन होता है, तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। राजन शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो रागी होता है। आगे देखिए, क्री प्लस क प्लस अक्तवतु, अक्तवतु प्रत्यय जब किसी शब्द के में लगता है
तो उसमें क्या जुड़ता है, तो अक्तवतु शब्द जो लगता है उसमें जुड़ता है कृतवान। से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बहुत बढ़िया बोला कि कोकिलह में कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा। कोकिल से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कोकिलह का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो कोकिला होता है। आगे देखिए बोला कि विध्वंस से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा। विध्वंस से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, तो विध्वंस से जो उसका स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा विदुषी। फिलहाल बी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट फिर से तुम आगे, जैसे पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में तुम लगा होता है तो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। आगे इतिहास प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा। इतिहास प्लस ठक प्रत्यय जो होता है इससे कौन सा शब्द बनेगा, फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लब्धुम शब्द से कौन सा प्रत्यय है। लब्धुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लब्धुम शब्द में जो प्रत्यय होता है वो तुमुन प्रत्यय होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए बोला है कि लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लघिमा शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है इमनिच प्रत्यय। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे देखिए आगे है कि पठ प्लस तव्य से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ प्लस तव्य से तो पठितव्य शब्द बनेगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे है कि राम गच्छन पुष्पम स्पष्टि। यहाँ पर गच्छन जो है, गच्छन पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे गच्छन शब्द जो है, गच्छन शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है सत प्रत्यय। सो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चलते हैं समास के बारे में। अब समास के बारे में कुछ प्रश्नों को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति यानी कि जिस शब्द के पहले अ लग जाता है तो वो नया समास होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट अगला सवाल बोला है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम जो होता है वो कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल बोल रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है, तो बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण होता है वो कौन होता है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा दिगंबर। दिक अम्बरम यस्य सौ यानी कि दिगंबर। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा, यानी कि कर्मणि वीर को अगर समस्त पद अगर लिखा जाए तो कौन सा होगा, तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर। कर्मवीर को ही समास विग्रह जो होता है वो कर्मणि वीर होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि धर्म च अर्थ च काम च। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा, फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ धर्म का अर्थम कामा। अगला बोला कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन सा होगा। पुरुष सिंह का विग्रह कौन सा होगा, फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ पुरुष सिंह यू। अगला कि अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा, अर्थस्य अभावे। सो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल त्रिभुवन में कौन सा समास होता है। देखिए वैसे समास जिसका प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है तो वो द्विगु समास होता है। फिलहाल त्रिभुवन शब्द जो होगा वो द्विगु समास होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए फिर से हम बोला है कि चतुर्युगम, यहाँ पर भी चतुर मतलब कि 4, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, तो संख्यावाची शब्द लगा हुआ है। फिलहाल इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है कि वीणा पाणी में कौन सा समास है, तो सबको जानते हैं कि वीणा पाणी जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे लगा है उपनगरम में कौन सा समास है, तो उप जो होता है
उप जो होता है एक अव्यय होता है, तो उपनगरम जो होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिलहाल प्रश्न संख्या 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म कुशलम में कौन सा समास है। कर्म कुशलह में कौन सा समास है, तो कर्म कुशलह में द्विगु समास होता है। सॉरी, कर्म कुशलह, तो कर्म कुशलह जो होता है वो कर्म में कुशल यानी कि तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, महापुरुषः, महापुरुषः में कौन सा समास है, तो महापुरुषः जो होगा इसमें समास होता है कर्मधारय समास। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल, अनंत में कौन सा समास होता है। अभी मैंने बताया कि जिस शब्द के अंत में अ लगा हो तो वो होता है नया समास। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, नया समास। नेक्स्ट सवाल, यथाशक्ति, यथा यानी कि यथा जो है, यथा और शक्ति, यथा एक अव्यय शब्द है, सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल, अगला सवाल बोला कि पाणी पादम में कौन सा समास है, तो पाणी पादम जो होता है वो कौन सा समास होता है, तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, पाणी पादम जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। अगला, दिगंबर में कौन सा समास है, तो दिगंबर यानी कि दिक अम्बरम यशस, दिगंबर जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, देव दानव में कौन सा समास है, तो देव दानव में भी कौन सा समास होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास में देव दानव में द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन बोला कि कमल मुखम में कौन सा समास है, तो कमल मुखम में कौन सा समास होता है, तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, तत्पुरुष समास। अगला सवाल कि प्रति नगरम में कौन सा समास है। प्रति एक अव्यय शब्द है और अव्यय लगा हुआ है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र राजा का पुत्र, तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, तत्पुरुष समास होता है। अगला, घन श्याम में कौन सा समास है। घन श्याम में कौन सा समास है, तो घन श्याम में भी तत्पुरुष समास होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अयोग्य, अयोग्य में कौन सा समास है, तो मैंने बताया है कि जिस समास का पहला पद जो होता है, पहला अक्षर अ होता है, वो नया समास माना जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ जो होता है वो बहुव्रीहि समास है, जिस शंकर जी को नीलकंठ कहा जाता है। अगला सवाल, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनु शिवम। अनु अव्यय लगा हुआ है शिवम से पहले, तो अनु शिवम जो होगा वो अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची शब्द होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा, सॉरी द्विगु होता है, तो द्वंद्व समास में जो होता है इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, पितरो। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है। आगे देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे देखते हैं कि संख्यावाची शब्द कौन सा है पहला पद, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंच पात्र, पांच पात्र, तो इस प्रश्न का आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची शब्दों से शुरुआत होता है। अगला सवाल बोल रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो होता है वो महावीर होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है, तो अव्ययी भाव समास के पहले अव्यय लगा होता है, तो यहाँ पे यथा कालम जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अब आते हैं हम लोग विभक्ति चिन्ह और कारक से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बोला है कि इत्थम भूतम लक्षणे सूत्र का उदाहरण क्या है। इत्थम भूतम लक्षणे सूत्र का एक उदाहरण देना है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्या हो जाएगा, अयम जटाभि तापस जायते। अगला सवाल बहुत बढ़िया बोल रहा है कि रुचार्थ नाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण क्या है। रुचार्थ नाम प्रियमाण
तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, बालकाय मोदकम रोचते रुचार्थ नाम प्रियमाणक सूत्र का यह एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंद मंद नुदीन पवन नुदती पवन में मंद मंद में कौन सी द्वितीय विभक्ति सूत्र का प्रयोग किया है। तो मंदम में जो होता है द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक साथ क्रिया विशेषणे द्वितीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृग सिंहात विभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति सूत्र कौन सी है। तो यहाँ पर डर की बात हो रही है, यानी कि मृग सिंहात विभेति यानी कि हिरण सिंह से डरता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भित्रार्थ नाम भय हेतु जो सूत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कि मोहन डॉट डॉट व्याकरण अधीतवान वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मासेन, यानी कि मोहन मासेन व्याकरणम अधीतवान। अगला सवाल बोल रहा है कि खाली जगह पिता आपणम गतः वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुदते बालाय पिता आपणम गतः। अगला कि अपवर्गे तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा। अपवर्गे तृतीय जो है सूत्र इसका उदाहरण कौन सा होगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि सीता क्रोसेन कथाम अकथ्यत। अगला सवाल सहार्थे तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा। तो सहार्थे तृतीय यानी कि साथ में। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामेण सह सीता गच्छति। अगला सवाल धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा। तो यहाँ पे दान की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का आंसर फिलहाल जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, निरपः विप्राय धनम ददाति। अगला सवाल बोल रहा है कि भ्रुव पंचमी सूत्र का उदाहरण बताइए। तो भ्रुव पंचमी सूत्र का जो उदाहरण होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालयात गंगा प्रभवती। अगला सवाल कि अपदाने पंचमी सूत्र का उदाहरण बताना है। तो अपदाने पंचमी सूत्र का जो उदाहरण होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षात पत्राणि पतंती। अगला सवाल अधिकरणे सप्तमी सूत्र का उदाहरण है। अधिकरणे सप्तमी सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, छात्रा विद्यालय पठंती। अगला सवाल नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति वाक्य में नदीसु में कौन सी विभक्ति है। तो नदीसु जो शब्द है नदीसु में कौन सी विभक्ति है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कि नदीसु में जो है वो सप्तमी विभक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सव्याघ्रात विभेति वाक्य में विभेति जो है पद में कौन सा लकार है। तो विभेति मतलब होता है डरना, इसमें कौन सा लकार है। तो लट लकार वर्तमान काल है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य में रामेण पद में तृतीय विभक्ति का कौन सा सूत्र है। तो साथ की बात हो रही है, सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहार्थे तृतीया। अगला संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो संबोधन में जो होती है वो प्रथमा विभक्ति की तरह व्यवहार करता है संबोधन। अगला सवाल अपदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अपदान यानी कि कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान और अपादान। तो अपादान में जो होता है वो पंचमी विभक्ति होते हैं। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता में जो होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और आज की इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में 160 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के एग्जामिनेशन के संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत के जो बुक से क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। लास्टली जय हिंद।